फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RSR और मैं एडवोकेट राम स्वरूप यादव। हर बार की भांति इस भांति मैं लेकर आया हूं आपके लिए लीगल सर्विसेज से संबंधित एक अच्छी सी वीडियो जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 की बात करती है। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में कि वो कौन सी सुविधाएं हैं जो विधिक सेवा प्राधिकरण से मिलती हैं और किन व्यक्तियों को ये सुविधाएं मिल पाती हैं। आज निश्चित रूप से हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। समाज का जो कमज़ोर तबका है, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं समाज में, उनको न्याय दिलाने के लिए ताकि वो न्याय से वंचित ना रह जाएं, इसलिए निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा सुनिश्चित करने का काम करती है विधिक सेवा प्राधिकरण। विधिक सेवा प्राधिकरण 3 पार्ट में है। केंद्र सरकार द्वारा भी चलाई जाती है, राज्य सरकार द्वारा, और जिला स्तर पर भी ये काम करती है। विस्तार से जानेंगे हम इस सारी बातों को इस वीडियो में। बने रहिए आप मेरे साथ। ज़्यादा जानकारी के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को आयोजित करने का काम विधिक सेवा प्राधिकरण पूरे भारत में एक साथ करती है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बड़े स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत या राज्य स्तर पर राज्यों में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। ये काम विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में ही होता है। अगर इसकी बात करें हम तो ये एक एक्ट है और मैंने बताया कि द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में ये प्रावधान है। तो अगर हम धारा 3 देखेंगे इस एक्ट की तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन की बात करती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कैसे होगा, कौन कौन सी सुविधाएं उसमें उपलब्ध होंगी, क्या फैसिलिटीज़ होगी, इसके बारे में ये एक्ट बात करता है। तो मैंने बताया कि 3 स्तर पर ये काम करता है विधिक सेवा प्राधिकरण। एक राष्ट्रीय स्तर पर जिसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कहते हैं और उसे इसी एक्ट की धारा 3 में डिफाइन किया गया है। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का भी गठन किया गया है इसके द्वारा, ताकि उच्च न्यायालय में भी विधिक सेवा लोगों को उपलब्ध कराई जा सके। इसी एक्ट की विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के ही धारा 3 का में उच्च न्यायालय से विधिक सेवा समिति के गठन के बारे में बताया गया है। आगे हम बात करेंगे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन के बारे में। राज्य स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कैसे होता है और क्या काम करते हैं, इसको इसी एक्ट की मतलब द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 की धारा 6 में डिफाइन किया गया है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन को, और विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मैंने बताया कि जिले स्तर पर भी काम करती है विधिक सेवा प्राधिकरण। तो धारा 9 में डिफाइन किया गया है कि विधिक सेवा प्राधिकरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किस तरह से काम करेगी, कितनी अथॉरिटी होगी, उसको क्या शक्तियाँ होंगी और कैसे वो काम करेगी, इसके बारे में हम इसमें धारा 9 में देख सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण को जो भी शक्तियाँ प्राप्त हैं या जो भी काम वो कर सकते हैं। मैंने बताया एक चीज़ निश्चित ही हमें ध्यान देना चाहिए कि समाज के कमज़ोर वर्ग को न्याय पाने से वो वंचित न रह जाएं, इसलिए निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा सुनिश्चित करने का काम विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। वो किसी भी स्तर पर हो सकता है। इसका काम है मामले को फाइनल करना, जो मामले हैं वो मामले ख़त्म हो जाएं, और मामले से ये बचाव करता है। जैसे कोई व्यक्ति है जो अभियुक्त है और वो अधिवक्ता करने में सक्षम नहीं है या किसी भी प्रकार की विधिक सहायता उसे चाहिए और वो कमज़ोर तबके से है, वो उसे ऑब्जर्व नहीं करता है, ग्रहण नहीं कर सकता है, इतने पैसे उसके पास नहीं है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण उसे निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराती है। तो मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता उपलब्ध कराने का काम भी विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क रूप से करती है। संविधान के अनुच्छेद 23 में से यथा निर्दिष्ट मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ कोई व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकरण की शरण ले सकता है और निश्चित रूप से उसकी मदद की जाएगी। स्त्री और बालकों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम विधिक सेवा प्राधिकरण करती है।
जो स्त्रियां हैं, जो बालकों हैं, और बालकों के लिए अलग से एक्ट, महिलाओं के लिए अलग से घरेलू हिंसा हुआ या बालकों का संरक्षण अधिनियम हुआ। तो तमाम एक्ट्स, कानून ऐसे हैं जो स्त्रियों और बालकों के संरक्षण का काम करते हैं। उसके अलावा भी स्त्रियों और बालकों के संरक्षण के लिए यदि वो किसी प्रकार से कानूनी सहायता नहीं प्राप्त कर पाते तो निश्चित रूप से विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी पूरी मदद करता है, स्त्रियों और बालकों की। बाकी मदद तो विधिक सेवा प्राधिकरण सबकी करता है। वो व्यक्ति जो मैंने बताया कि कमज़ोर वर्ग के हैं, जो कमज़ोर हैं, जो न्याय पाने में सक्षम नहीं है, वो न्याय से वंचित न रह जाएं, यही मेन उद्देश्य है जो मैं बता रहा हूँ विधिक सेवा प्राधिकरण का। निर्योग्य व्यक्ति कोई है जो कानून के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, उसे कानूनी सुविधा उपलब्ध कराने का काम। निःशक्त व्यक्ति जैसे दृष्टिहीन कोई व्यक्ति है या कम दृष्टि वाला व्यक्ति है, कोई कुष्ठ रोगी या कोई श्रवणहरा कम दिमाग वाला कोई व्यक्ति है, या कोई दिव्यांग व्यक्ति है, या मानसिक किसी बीमारी से लड़ रहा है वो व्यक्ति, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों को भी न्याय दिलाने का काम विधिक सेवा प्राधिकरण करती है। ऐसी दुर्घटनाएं जो संभावित नहीं होती हैं और अचानक हो जाती हैं, जैसे अगर बात करें तो किसी एक विशेष क्षेत्र में विनाशकारी कोई घटना घट गई हो, या उन सारे व्यक्तियों के लिए विधिक सेवा या जो भी फैसिलिटीज़ हैं उपलब्ध कराना। जातीय हिंसा कहीं पर हो गई हो जिसके शिकार कुछ व्यक्ति हों, और या जातीय अत्याचार किसी व्यक्ति के ऊपर हुआ है कि कोई विशेष क्षेत्र है जहां बाढ़ आ गई है, या कोई ऐसा भी विशेष क्षेत्र है जहां सूखा पड़ गया हो, या भूकंप आ गया हो, जो मैंने कहा कि बहुविनाश के बारे में, तो हो सकता है भूकंप आ गया हो, या औद्योगिक विनाश किसी तरह से हो गया हो, जैसे गैस पाइपलाइनें फट जाती हैं, या अन्य कोई औद्योगिक विनाश हो गया। फैक्ट्री में कभी कभी खाद्यान्न, वो कोयले की फैक्ट्री वगैरह में कोयला के खाद्यान्न में, कोयले की खान में या लोग दब जाते हैं, रह जाते हैं। तो इस तरह का कोई औद्योगिक विनाश यदि हुआ हो, किसी कर्मकार के साथ कोई घटना घटित हुई हो, उसके हक या अधिकारों को मारा गया हो, या फिर कोई बात हो, या अनैतिक व्यवहार किसी व्यक्ति से अगर किया गया हो, इन सब मामलों में विधिक सेवा उपलब्ध कराने का काम विधिक सेवा प्राधिकरण करती है और पूरी तरह से मदद करती है। अगर एक प्रार्थना पत्र राज्य स्तर पर दिया जाए कि इस तरह के किसी प्रकार की समस्या है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे व्यक्तियों की कानूनी रूप से पूरी मदद करती है। और यहाँ लीगल सेल्स बना दिए गए हैं, तो परमानेंट अधिवक्ता रखे गए हैं जो उनकी मदद करते हैं, और पैनल में भी काम करते हैं। कुछ अधिवक्ता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो निःशुल्क ऐसे समाज के ऐसे लोगों की निःशुल्क मदद करें, तो वो विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि किसी को विशेष तो पता होता नहीं है कि इन्होंने क्या किया है या क्या मामला है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण में इस तरह का अगर कोई प्रार्थना पत्र पड़ता है तो ऐसे अधिवक्ता निश्चित रूप से उनकी मदद करते हैं। आइए विस्तार से बात करते हैं लोक अदालत के बारे में। धारा 19 में लोक अदालत को डिफाइन किया गया है। लोक अदालत में ऐसे मामलों का निपटारा नहीं हो सकता है जो किसी विधि के अधीन समनीय नहीं है। इस बात को हमें निश्चित रूप से जानना चाहिए। तो लोक अदालत में छोटे छोटे मामलों का निपटारा किया जाता है, और लोक अदालत मैंने बताया कि इसको ऑर्गेनाइज करने का काम विधिक सेवा प्राधिकरण ही करती है। तो इस तरह से लोक अदालत में कोई भी ऐसा मामला का निपटारा नहीं किया जा सकता जो मामला किसी विधि के अधीन, किसी कानून के अधीन समनीय मामला नहीं है। ऐसे मामलों को लोक अदालत में नहीं निपटाया सकता। तो निश्चित छोटे छोटे वाद विवादों को निपटाया जा सकता है, और वो मामले जो समनीय मामले हैं, ऐसे मामले को ही निपटाया जा सकता है लोक अदालत में। लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान कैसे लिया जाता है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो न्यायालय में लंबित कोई मामला है जो छोटी प्रकृति का मामला है, तुच्छ प्रकृति का मामला है और न्यायालय में लंबित है, तो ऐसे मामलों को न्यायालय लोक अदालत में समाप्त कर देता है। पक्षकारों के बीच समझौते में कोई बात हो, दो पार्टियां हैं जो आपस में मुकदमा लड़ रही हैं, उनके बीच अगर समझौते होने के चांसेस हैं तो समझौते के आधार पर लोक अदालत में ऐसे मामलों का निपटारा लोक अदालत में कर दिया जाता है। छोटे अपराध, पीटी ऑफेंस जिसे कहते हैं, छोटे अपराध हों तो निश्चित रूप से न्यायालय प्रसंज्ञान लेकर ऐसे मामलों को स्वविवेक से निपटा सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को आना या एक पक्ष को आना आवश्यक होता है। एक पक्ष जब आता है तो
कन्फेस करता है, जुर्म स्वीकृत के आधार पर न्यायालय ऐसे मुकदमे ख़त्म करते हैं, और अगर दोनों पक्ष आता है तो समझौते के आधार पर ऐसे मुकदमों को न्यायालय समाप्त कर देता है। दोनों पक्षकार यदि सहमत हों तो न्यायालय को यह लगे कि मामला आराम से निपटाया जा सकता है तो ऐसे किसी भी मामले को लोक अदालत में लगाकर और न्यायालय प्रयास करके उसे निपटा सकता है। एक मुख्य बात मैं बताता चलूँ इस समय तो कि प्रत्येक मामले में न्यायालय को ये समाधान हो कि मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान लिया जाने योग्य है और सुनिश्चित मामला है। न्यायालय को लगे कि ऐसा ये मामला है जिसे लोक अदालत में निपटाया जा सकता है तो ही इसमें न्यायालय संज्ञान लेकर ऐसे मामलों को ही लोक अदालत में लगाती है। अन्यथा मैंने बताया कि ऐसे मामले जो मामले किसी भी तरह से समनीय नहीं है, किसी भी विधि द्वारा विधि के अधीन समनीय नहीं है, ऐसे मामलों को लोक अदालत में नहीं निपटाया जाता है। तो निश्चित रूप से न्यायालय को ये विश्वास होना चाहिए कि ऐसे मामले इस योग्य हैं कि इन मामलों को लोक अदालत में निपटाया जा सकता है, ये न्यायालय को विश्वास होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि न्यायालय को उन मामलों में लोक अदालत में निस्तारित कर सकता है जिन मामलों को न्यायालय तो समझता है या जिसे न्यायालय को ज्ञात हो कि इन मामलों को हल्के मामले हैं, इनको लोक अदालत में निपटाया जा सकता है। लोक अदालत के निर्णयों की अगर हम बात करें, मैंने एक वीडियो बनाई थी और लोक अदालत के निर्णय के बारे में मैंने बताया था। तो लोक अदालत के निर्णय के बारे में अगर हम बात करें तो डिक्री की तरह ही न्यायालय का आदेश समझा जाता है। जिस तरह से मुकदमे में डिक्री होती है, मुकदमा जीतने के बाद व्यक्ति को डिक्री मिलती है, सेम उसी तरह है लोक अदालत के निर्णय जो होते हैं उनका आदेश को डिक्री ही समझा जाता है और निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। ये बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है कि लोक अदालत में जो मामले निपट जाते हैं उन मामलों का किसी और न्यायालय में कहीं भी अपील नहीं की जाती है और ऐसे मामलों में जो आदेश पारित होता है लोक अदालत में वो डिक्री के समान ही होता है। इस बात को हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अस्थायी लोक अदालतों की स्थापना की गई है, प्रत्येक ज़िले में इसकी व्यवस्था है और इसी एक्ट की धारा 22 ख में इस बात को डिफ़ाइन किया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि एक अस्थायी लोक अदालत अब हर ज़िले में बन गई है। इसका एक अध्यक्ष होगा जो जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश होगा या फिर ऐसा होगा कि वो व्यक्ति जो इसका अध्यक्ष होगा अस्थायी लोक अदालत का वो जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश रह चुका हो और रिटायर हो गया हो, ऐसा भी व्यक्ति कोई इस का अध्यक्ष हो सकता है। अस्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष होता है। मैंने बताया कि सभी ज़िलों में इसकी व्यवस्था है और न्यायाधीश की पंक्ति में उच्चतम स्तर पर न्यायिक पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति भी ऐसी स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष हो सकता है। तो इसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होते हैं अस्थायी लोक अदालत में जिनके पास लोक उपयोगी सेवा का पर्याप्त अनुभव होता है। तो 2 सदस्य और एक अध्यक्ष की व्यवस्था ज़िले में अस्थायी लोक अदालत बनाकर इसकी व्यवस्था की गई है ताकि मुकदमे को बोझ को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके और डेली स्तर पर लोक अदालतें लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे निस्तारित करवाया जा सके, ये न्यायालय का प्रयास है। एक चीज़ और विशेष और वीडियो के लास्ट में चल रहे हैं हम लोग, तो निश्चित रूप से अस्थायी लोक अदालत को भी ऐसे अपराध से जो किसी विधि के अधीन समनीय नहीं है संबंधित किसी विषय के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी। मैंने बताया कि जिन मामला ऐसे मामले जो समनीय नहीं हैं, ये मामलों में मतलब डायरेक्टली अगर हम बात करें तो ये आपको मैं बताऊं कि जो मामले अस्थायी लोक अदालत में समाप्त वही मामले होंगे जो वैसे लोक अदालत में जो मामले समाप्त होंगे, जो लोक अदालतें लगती हैं उन्हीं प्रकार के मामलों। ये नहीं है कि किसी गंभीर मामले को अस्थायी लोक अदालत में निपटाया जा सकता है। तो जो मामले समनीय मामले नहीं हैं उनको इस लोक अदालत में जो अस्थायी लोक अदालत है उसमें भी उनको नहीं निपटाया जा सकता है, जिन मामलों को उस न्यायालय में नहीं निपटाया जा सकता। इस चीज़ को हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। अस्थायी लोक अदालत को भी वही अधिकार प्राप्त है जो अधिकार लोक अदालत प्रत्येक हमेशा लगती है उसको प्राप्त है, जस्ट वही अधिकार अस्थायी लोक अदालत को भी प्राप्त है। बस ये है कि अगर मुकदमे समाप्त करवाने हैं तो आपको लोक अदालत के दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी कि लोक अदालत कब लगेगी। नए साल में 2025 में लोक अदालत लगेगी, शायद 18 मार्च को लगनी है। तो
अगर मुकदमे निस्तारित करवाने हैं तो आप अपने ज़िले के अस्थायी लोक अदालत में ऐसे मुकदमों का निस्तारण करवा सकते हैं। उसमें ये आवश्यक नहीं है कि आप वेट करें कि कब लोक अदालत लगेगी। ऐसे निर्णय सिविल न्यायालय की डिग्री के समक्ष समान होते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। आप मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।